चिंतित हूं और काफी दुखी हूं, गुस्से में भी हूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया है और मेरे ऑफर को स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी, स्पेन ने भी ठुकरा दिया है, स्पेन के राष्ट्रपति ने भी ठुकरा दिया है। और वो ऑफर ये था कि इन दोनों अलग अलग देशों के अलग अलग जो स्पेस हैं उसका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका करे, लेकिन इन दोनों देशों ने इसे बिल्कुल आउटराइटली कहें तो उसको एकदम से ठुकरा दिया और कहा कि हमारे क्षेत्र से आप ईरान पर हमला नहीं कर सकते हैं। कल जब डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर के साथ मीडिया के सामने आए तो सवालों की बौछार हो गई उनके सामने। ढेर सारे सवाल पूछे गए डोनाल्ड ट्रंप से, जिसका जवाब देते हुए उनकी जुबान कांप रही थी, यह साफ दिखाई दे रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां परेशान है। 9 से ज्यादा सैनिकों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है अमेरिका की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है और गुस्सा भड़क उठा अगर तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में। इसीलिए यहां पर ईरान को लेकर जो बातें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने सोची होगी वो बातें यहां साबित नहीं हो रही हैं, सही या सच साबित नहीं हो रही हैं। इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पहले से कहना था कि ईरान के लोग जो हैं अंदर खाने वो भड़के हुए हैं और जैसे ही हम हमला करेंगे वो सब ईरान में गृह युद्ध चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन गृह युद्ध तो नहीं करवा पाए, वहां के लोगों को एकजुट करवा दिया ट्रंप ने और नेतन्याहू ने। ये कैसे हुआ ये भी आपको बताता हूं, क्योंकि वहां के सबसे बड़े जिसको सुप्रीम लीडर कहते हैं, धर्मगुरु भी हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई। जी हां, आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनके प्रति जो लोगों का प्यार था, स्नेह था, दुलार था, जो एक उनके प्रति रेस्पेक्ट था, वो आदर जिसको कहते हैं हिंदी में, सम्मान था, वो सब कुछ इतना ज्यादा उफान मारने लगा कि जो लोग उनके खिलाफ हो गए थे वो भी उनके साथ आ गए। और आप जानते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ साथ कई लोगों की 48-49 लोगों की मौत हो गई इस हमले में। और लेकिन उसके साथ एक और भी बहुत ही बुरा और दुखद कांड अमेरिका और इजराइल की सेना ने कर दिया, उनके मिसाइलों ने किया। वो ये कि 168 लड़कियों बच्चियों के स्कूल पर हमला और इनकी लाशें बिछ गईं। और इसके बाद कल मातम पसरा रहा ईरान में। आपने देखा, विजुअल्स हमने दिखाए कई बार, जिसमें साफ साफ ही आपने देखा कि किस ढंग से ईरान में जो परिस्थितियां थी वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो ईरान अब एकदम एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान लगातार कह रहा है कि हमला करेंगे। हम ये विजुअल देखिए, ईरान लगातार कह रहा है कि हम हमला करेंगे ही नहीं बल्कि 1 इंच पीछे भी नहीं हटेंगे। और ईरान से हमले की ढेर सारी सूचना आ रही है। अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। यह ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने गदर 380 और तलाईद मिसाइलों से हमला किया है अमेरिका के युद्धपोत पर। और इसके बाद क्या कुछ हुआ है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। ईरान ने गदर 380 और तलाई मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने इन दोनों मिसाइलों से युद्धपोत पर, अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है ईरान ने। और यह है गदर 380 और तलाई मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है। बड़ा हमला यहां पर ईरान की तरफ से किया गया है, बहुत बड़ा हमला है ये। और इस हमले में युद्धपोत, अमेरिकी युद्धपोत तबाह हो गया है। ईरान बिल्कुल नहीं पीछे हट रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है युद्धपोत पर, अमेरिकी युद्धपोत पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से। और ये 2 मिसाइलों के जरिए ये हमला हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें ईरान की तस्वीरें हैं। और उसके अलावा यहां अमेरिकी कॉन्सुलेट पर भी आज हमला किया गया है। आज अमेरिकी कॉन्सुलेट दुबई में, उस पर हमला किया गया है। खबरें बहुत हैं। हमारे साथ जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हिंदुस्तान में होली मनाई जा रही है, खासकर उत्तरी भारत में तो ज्यादा होली की धूम रहती है। लेकिन इन सब के बीच
ईरान में जो चल रहा है, ईरान के ऊपर कहर बरपाने की कोशिश अमेरिका ने की थी, इजराइल ने की थी, लेकिन उल्टा कैसे पड़ गया इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ईरान यहां पर एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उधर दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं, राष्ट्रपति अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया है। कल ही खबर आई थी, कल ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि ईरान हमसे बातचीत करने के लिए चाह रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन ईरान ने शाम होते होते इस खबर का खंडन कर दिया कि हम कोई भी किसी ढंग की बातचीत अब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब देर हो चुकी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देर हो चुकी है, हम बात नहीं करना चाहते। इधर ईरान भी कह रहा है कि अब देर हो चुकी है, हम बात नहीं करना चाहते। मतलब साफ है कि यहां पर ईरान जो है वो एक कदम पीछे नहीं हटेगा, और इसलिए भी यह दिखाई दे रहा है क्योंकि ईरान न सिर्फ इजराइल पर हमला कर रहा है, बल्कि आसपास के खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकन बेस हैं उस बेस पर भी हमला कर रहा है ईरान। तो मतलब है कि यहां ईरान जो है वो सीधे सीधे टक्कर दे रहा है यहां इसको, इजराइल और अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ा जो है मामला यहां पे। लेकिन ये जो ईरान का जो बड़ा हमला है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे विजुअल्स लाइव जो विजुअल्स हैं जो मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं उसके विजुअल्स हैं। उसके अलावा ये विजुअल आपको हम 2 दिन से दिखा रहे हैं। ईरानी सेना ने इसे जारी किया है, अपने ड्रोन और मिसाइलों की खेप कहां रखी गई है तहखाने में, वो दिखा रहे हैं। ये तो ये अलग विजुअल्स आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ईरान इस युद्ध को कहां ले जाना चाहता है और अमेरिका कहां ले जाना चाहता है। लेकिन इन सबके बीच बहुत सारी ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं। जो गदर मिसाइल से जो इन्होंने किया है, गदर मिसाइल के बारे में आपको बता दूं कि यह गदर मिसाइल एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्षमता जो रेंज है 2000 किलोमीटर की रेंज है, जिससे आज अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसकी घोषणा की है। ईरान की सीमाओं से सैकड़ों किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया है। हमला करने की घोषणा अभी से थोड़ी देर पहले ईरान ने की, और इस हमले के बाद अब ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कल रात की है, जिसमें बिल्कुल मिडनाइट, अब एक 2-4 दिनों से आप लोग आज 5वां दिन है इस युद्ध का। कल चौथे दिन रात का वक्त लगभग 12 बजे की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और भारी बारिश हो रही थी, उसमें प्रदर्शन हो रहा था। ये कासिम सुलेमानी के जन्म स्थान करमान के लोग दक्षिणी ईरान में भारी बारिश के बीच सड़कों पर उतर आए, और उत्तरी ईरान के में कलार दश्त में के लोग बर्फीले मौसम में सड़कों पर उतरे ताकि इस्लामी गणराज्य के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा सकें, और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। जरा इस विजुअल को फुल स्क्रीन ले आइए, जरा दिखाते हैं, देखते हैं। भारी बारिश हो रही है, छाता लिए हुए हैं लोग, और उसके बीच आप देखिए कि तस्वीरें किस ढंग से यहां पर लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सुनिए जरा। तो यहां आप देख रहे हैं ये भारी बारिश के बीच, लेकिन दूसरी तरफ उत्तरी ईरान में देखिए, फुटेज देखिए, बर्फबारी हो रही है। फुटेज देखिए, इसको भी फुल स्क्रीन अगर ला सकते हैं तो ले आइए। देखिए फुटेज बारी हो रही है, बगल में आप क्रिसमस ट्री को देख सकते हैं। उत्तरी ईरान का ये दृश्य है। भारी बर्फबारी के बीच भी लोग सड़कों पे हैं और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के मौत के बाद ईरान एकदम से जाग उठा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वहां जबरदस्त माहौल है, और उस माहौल के बीच इस युद्ध को आप लोग देख रहे हैं। ये जंग आगे बढ़ते हुए आप लोग देख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई किसी भी तरह का जंग हो, किसी भी देश में किसी तरह की जंग हो,
लेकिन यहां पर परिस्थितियां उसी ढंग से दिखाई दे रही हैं जिसमें आप साफ देख रहे हैं कि भारी बर्फबारी के बीच भी लोग सड़कों पे हैं और सड़कों पे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, अपने देश के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, अलग अलग तस्वीर। ये दोनों एक तस्वीर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उत्तरी ईरान के कलार दश्त में के लोग हैं, बर्फीले मौसम में सड़कों पर उतरे हैं ताकि इस्लामी गणराज्य जो ईरान है इसके प्रति अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा सकें और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये है जहां बारिश हो रही है और यहां भी लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारों के बीच यहां लोग इकट्ठा हुए हैं। तो अलग अलग ये तस्वीर आप देख लीजिए, फुल स्क्रीन तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए जहां ये कासिम सुलेमानी के जन्म स्थान करमान की ये तस्वीर है, दक्षिणी ईरान की तस्वीर है। ये साउथ ईरान की तस्वीर है। एक तरफ आप उत्तरी ईरान में देख रहे हैं बर्फबारी, दूसरी तरफ यहां पर देखिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं अलग अलग जगहों से। ईरान की तस्वीरें हम तक जो आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ईरान में हमारे जो साथी हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊं, और चूंकि इंटरनेट की सुविधा अभी थोड़ी उस ढंग से हो रखी है कि बाहर बात करना, इंटरनली तो बात करना संभव है लेकिन ईरान के बाहर बात करना मुश्किल है। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि चूंकि इजराइल ने काफी इंटरनेट के जरिए हैक कर रखा था वहां के सीसीटीवी कैमरेज को, इसीलिए इन कैमरों को उससे सुरक्षित रखने के लिए और किसी तरह की जासूसी न कर पाए ईरान और इजराइल और अमेरिका, इसलिए यहां पर ईरान थोड़ी सी यहां पर एहतियात बरत रहा है, यह दिखाई दे रहा है। और लेकिन लोग सड़कों पे हैं, जो तस्वीरें सामने हैं इस हिसाब से आप समझ सकते हैं लोग सड़कों पे हैं। और जिन लोगों में थोड़ी बहुत जो गुस्सा होती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, उसके बाद भी लोग सड़कों पे नारेबाजी कर रहे हैं। जरा इसको देखिए, इसके साउंड को जरा लेके आइए, साउंड के साथ इस तस्वीर को दिखाते हैं, फुल स्क्रीन देखिए और इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान में चल क्या रहा है और अमेरिका क्यों परेशान है। अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका आज की तारीख में ईरान के सामने घुटने टेकता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। भले अमेरिका के राष्ट्रपति जो कुछ कहें वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल मीडिया से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए क्या क्या कहा है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ईरान में क्या चल रहा है ये देख लीजिए, फुल स्क्रीन। خدا میفرماید این شیطان که مظهرش امروز ترام بی سگ زرد آمریکایی و سگ هار صهیونیسته، این شیطان میخواد شما رو بترسونه. بمب اتم میزنم، آمریکا گوش بدی، بمباران میکنم، بدبخت بیچاره. तो ये देख रहे हैं आप, लगातार नारेबाजी चल रही है, लगातार इन ऐसी घटनाएं जो हैं वो आप देख सकते हैं, यानी लोगों में एक जुनून उभरा है, ये आप देख सकते हैं। ये तब हुआ है जब पहले ही दिन और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के साथ साथ उनके साथ पहली पंक्ति के फर्स्ट लाइनर जितने भी टॉप लीडरशिप थी उसको अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों ने मार डाला। इसके बाद यहां ईरान एकजुट होकर, और सबसे बड़ी बात यहां यह भी बता दूं कि इस घटनाक्रम से के बाद जहां कोई भी देश, अगर वहां का एक सुपर लीडर, उनका टॉप लीडर अगर मारा जाता है तो कोई भी देश वो उसको दोबारा उठने में काफी समय लग जाता है। लेकिन यहां पर ईरान ने कुछ ही घंटों में, 2 से 4 घंटों में अपने आप को संभाल लिया और ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया। ईरान की जनता सड़कों पे आ गई और इतना ही नहीं, टॉप लीडरशिप के अलावा एक स्कूल पर बच्चियों के साथ जिस प्रकार निर्मम दुर्घटना हुई है, जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है बच्चियों की, जिसमें 168 लोगों की, बच्चियों की मौत हो गई, वो उस घटना ने भी पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। न सिर्फ ईरान को बल्कि अमेरिका में भी अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के जो मातहत उनके जो साथी हैं, जेडी वेंस जो आज की तारीख में वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वीपी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, हम जांच करवाएंगे कि क्या सचमुच हमारी मिसाइलों के कारण ही ये ऐसी घटना घटी है। तो आप जांच करवा लीजिए या कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन परिस्थितियां वही हैं। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये निर्मम हत्या, और इसके हत्या के दोषी आप जानते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर ऑलरेडी वो इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित हैं, दूसरे राज्यों में, दूसरे राष्ट्रों में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद भी अमेरिका के साथ उनकी इतनी दोस्ती, और उसके बाद भी अमेरिका ने उनका साथ दिया। कल हालांकि ये कह रहे थे, थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जब
कल मीडिया से के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो इनको बिन्यामिन नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि मैंने ही बार बार कहा, मैंने ही दबाव डाला कि जल्दी से जल्दी ईरान पर हमला किया जाए। ये बात कल ट्रंप कह रहे थे। और अब उसके अलावा कह रहे हैं कि हम इस बीच देखिए गदर मिसाइल, जिस मिसाइल से, ये गदर मिसाइल है जिस मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत पर आज सुबह सुबह ईरान ने हमला किया है। गदर मिसाइल एक मीडियम रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM कहते हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसे सटीक हमले और तेजी से तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। गदर मिसाइल को डिजाइन किया गया है तेजी से और सटीक हमले के लिए। और ये गदर मिसाइल, इसी मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत पर, हिंद महासागर में जो तैनात था अमेरिकी युद्धपोत, उसको किया है। तलाइद एक स्ट्रेटेजिक, देखिए दो मिसाइलें हैं, एक गदर है एक तलाइद है। तलाइद एक स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो 1000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट तक पहुंचने में सक्षम है। यह एक स्मार्ट मिसाइल है जो मिशन के बीच में टारगेट बदल सकती है, जिससे इसकी स्ट्रेटेजिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। तलाइद क्या है, तलाही क्या है, वो यहां पर बताया जा रहा है कि तलाही जो है एक स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल है और यह 1000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट तक पहुंचने में सक्षम है। 1000 किलोमीटर रेंज है इसकी, और उधर गदर की रेंज जो है वो मीडियम रेंज यानी 2000 किलोमीटर है। ये बातें यहां बताई जा रही हैं, ये तलाई और गदर के बारे में। ये दोनों का इस्तेमाल आज सुबह सुबह किया है ईरान ने, और इसलिए यहां ईरान काफी आगे नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल और अमेरिका, इसमें कौन जंग जीतेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन आज जो चीजें हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना जरूरी है कि ईरान कहां पर है। ईरान ने अमेरिका पर बड़ा हमला किया है, ये हम लगातार बता रहे हैं आपको। ईरान ने हमला किया है, अमेरिका के बेस पर हमला किया है जो अलग अलग देशों में मौजूद है। ईरान ने किया अमेरिका पर बड़ा हमला, ये लगातार हम बता रहे हैं, और इसी हमले में जो कुछ चल रहा है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका पर बड़ा हमला किया है, ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज में आप देख रहे हैं कि ईरान IRGC ने हिंद महासागर में बताया है कि हिंद महासागर में अमेरिका का जो सिस्टम है बैलिस्टिक मिसाइलों को, स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों से US डिस्ट्रॉयर पर हमला किया, यह बता रहा है IRGC। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर जिसको कहते हैं, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ईरान ने किया अमेरिका पर बड़ा हमला, यह IRGC का कहना है। IRGC जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसका फुल फॉर्म है, ईरान की ये एक अलग सेना है गवर्नमेंट की सेना के अलावा, और इसने जिस ढंग से यहाँ इस युद्ध में अपनी ताकत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है अमेरिका के ऊपर। ये अमेरिका मतलब अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर हमला किया गया है, अमेरिकन टेरिटरी में नहीं जाकर, बल्कि हिंद महासागर में अमेरिकी युद्धपोत तैनात है, उस पर ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी है हम हिंद महासागर में। और ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अलग अलग तस्वीर ईरान की तरफ से जो तस्वीरें हैं वो पहुंचा रहे हैं हम। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल जर्मन चांसलर से अपने लिए समर्थन तो हासिल उन्होंने कर ली, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों, कल फिर से सवाल पूछा गया कि क्या आप यहाँ ईरान के ऊपर जो सैनिक कार्रवाई है यानी जो पैदल सेना है वो आप भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम चाहते हैं कि ईरान में ज़मीन पर सैनिक भेजने की हम बात कह रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी ऐसा नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हर राष्ट्रपति कहता है कि ईरान में ज़मीन पर सैनिक नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं शायद हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े, या अगर आवश्यकता पड़ी तो उन्हें भेज भी सकते हैं। अब ये देखिए, ये इस सेंटेंस को आप समझिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि हर राष्ट्रपति, एवरी प्रेसिडेंट, वो कहता है कि ईरान में ज़मीन पर सैनिक नहीं भेजे जाएंगे। सारे राष्ट्रपति ये कह रहे हैं, कहते हैं कि ईरान में ज़मीन पर सैनिक नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं शायद हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े, या अगर आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी तो उन्हें हम भेज भी सकते हैं।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब डोल ड्रम में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ में नहीं आ रहा है, जब युद्ध की हालत में आप रहते हैं, युद्ध के हालात में आप हैं, तब आपको कोई भी डिसीजन बिल्कुल यस और नो वाले डिसीजन लेने होते हैं, इफ एंड बट वाले डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। और यहां पर इफ बट वाली स्थिति यहां पर पैदा हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं था कि वहां की जनता सड़कों पर आ जाएगी। देखिए, जब युद्ध तो लड़ा जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर जनता, और वो भी अगर बगल में मिसाइलें गिर रही हैं फिर भी वो सड़कों पे है, तो इसका मतलब है कि वहां आधी लड़ाई तो उस देश ने लड़ ली, जीत ली, लड़ ही नहीं ली, जीत ली। और इसीलिए यहां डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान की उस जनता का आह्वान किया है जो ईरान में रिजीम चेंज कराना चाहती है। कल अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम हर संभव उस नागरिक को, वहां की उस जनता को मदद करना चाहते हैं जो वहां की रिजीम चेंज करने में हमारी मदद कर सकती है। अब वहां की जनता के जरिए आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए तो वहां पर चुनाव करवाना होगा, लोकतंत्र स्थापित करना होगा, और उसमें आपको वहां तो जो अपना जिस ढंग से वहां सरकारें चल रही हैं, जिससे चलती आई, वो एक अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां की है, और उस व्यवस्था में आप कूद पड़े हैं। इसीलिए क्योंकि आप वहां रजा पहलवी को आप बैठाना चाहते हैं अपने पपेट के रूप में, जैसे बाकी राज्यों में आपने बैठाया है, बाकी देशों में बैठाने की कोशिश की है, उस ढंग से आप बैठाना चाहते हैं, जैसे इजराइल में बैठा हुआ है बेन्यामिन, उसने भी। तो इसलिए ये देखिए, इस बीच सीनेट में अल्पसंख्यक नेता शुमेर का बयान है कि खुफिया जानकारी सुनने के बाद मुझे तसल्ली से ज्यादा चिंता हुई। अगर युद्ध के पक्ष में ठोस तर्क होते तो वे एक जैसे होते, लेकिन इसके बजाय तर्क हर घंटे बदलते रहते हैं, हर घंटे बदलते रहते हैं। सत्ता परिवर्तन, परमाणु हथियार, मिसाइलें, रक्षा, पूर्व व्यापी हमला, आखिर सही क्या है? जब औचित्य लगातार बदलता रहता है तो रणनीति का अभाव होता है, बल्कि कोई रणनीति है ही नहीं। ये सीनेट में अल्पसंख्यक नेता शुमेर का कहना है, और ये कह रहे हैं, और ये पूरी बात जो कह रहे हैं ये अपने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहे हैं। उन पर ये तंज कस रहे हैं कि खुफिया जानकारी सुनने के बाद मुझे तसल्ली से ज्यादा चिंता हुई। अगर युद्ध के पक्ष में ठोस तर्क होते तो वे एक जैसे होते, लेकिन इसके बजाय तर्क हर घंटे बदलते हैं। सत्ता परिवर्तन, परमाणु हथियार, मिसाइलें, रक्षा, मतलब बात तो सही है, क्योंकि ये हमेशा कहते रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, रिजीम चेंज करना चाहते हैं, परमाणु हथियार वो बना रहे हैं, उसको रोकना चाहते हैं। ईरान के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने कही है, हमेशा मिसाइलें बना रहे हैं, रक्षा प्रणाली विकसित कर रहे हैं, इसलिए, और पूर्व व्यापी हमला हो रहा है। ये सारी बातें आखिर सही क्या है? जब औचित्य लगातार बदलता रहता है तो वो रणनीति का अभाव, वहां पर रणनीति का अभाव होता है, बल्कि कोई रणनीति है ही नहीं। क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? ये बात यहां पर पूछ रहे हैं शुमेर, अल्पसंख्यक नेता हैं वहां सीनेट के, और बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर अमेरिकी कांग्रेस में जो इतने नेता हैं वो लगातार आलोचना कर रहे हैं, खासकर डेमोक्रेट्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुलकर अब रिपब्लिकन्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसी पार्टी की इस वक्त सरकार है वहां पर। रिपब्लिकन्स को ऐसे भी कहा जाता है राइट विंगर्स। डेमोक्रेट्स जो हैं वो लिबरल होते हैं, और डेमोक्रेट्स थे जिनकी सरकार इनसे पहले थी, जो बाइडेन, और उसके बाद अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अपनी सत्ता पर काबिज हुए हैं राष्ट्रपति के रूप में। और वहां अमेरिका में 2 बार के बाद तीसरी बार आप राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए यह आखिरी पारी खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर वहां के संविधान में कोई फेरबदल नहीं करवा पाए वो तो। और ऐसा अब नहीं लगता है कि वो संविधान में फेरबदल करवा पाएंगे, क्योंकि वहां अब जबरदस्त उनका ग्राफ गिरता नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। और ये युद्ध, ईरान का युद्ध जो है, उनके लिए आखिरी कील साबित होगा क्या? अब देखिए, कह रहे हैं मार्को रूबियो आप जानते हैं विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अमेरिका के, कह रहे हैं हम उनके मिसाइल कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर देंगे, उनके मिसाइल कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर देंगे, हम आतंकवाद को प्रायोजित करने की उनकी क्षमता को खत्म कर देंगे, हम उनके कारखानों को नष्ट कर देंगे, हम उनकी नौसेना को नष्ट कर देंगे, ये लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। यह आसान नहीं होगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आखिर देखिए, इसके बाद की 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह आसान नहीं होगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन परमाणु हथियारों से लैस ईरान को बचाने की तुलना में यह कीमत कहीं कम होगी। यानी साफ साफ है कि
हमारे और सैनिक मारे जाएंगे, हमारे और सिविलियंस भी हो सकता है मारे जाएंगे, लेकिन हम ये काम करेंगे, उनके परमाणु कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से नष्ट करेंगे। हम आतंकवाद को प्रायोजित करने में ईरान की जो क्षमता है उसको खत्म कर देंगे, हम उनके कारखानों को नष्ट करेंगे, हम उनकी नौसेना को नष्ट करेंगे। ये बात मार्को रूबियो विदेश मंत्री कह रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये आसान नहीं होगा। अभी तक तो बिल्कुल 2 मिनट में साफ छुट्टी कर देंगे कह रहे थे, अब कीमत चुकानी पड़ेगी, क्यों कह रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल बहुत है दोस्तों, इन सवालों का जवाब खुद अमेरिका को देना है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल पस्त पड़ा हुआ है। जो साथी इस कार्यक्रम में बाद में जुड़े हैं उन सबका स्वागत करता हूं। आज हिंदुस्तान में होली का त्यौहार है, आप लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं, आपकी जिंदगी रंगीन रहे, बहुत कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी जो है वो सुखी रहे और जीवन में ढेर सारे रंग हों, अलग अलग रंग, लेकिन उन रंगों के बीच एक जो मानवता का रंग है, जिससे जो एक सफेद रंग है, जिस सफेद रंग का कुर्ता पहन के मैं बैठा हुआ हूं, इस सफेद रंग ये शांति का प्रतीक होता है, आप सब जानते हैं, और इस सफेदी को मत भूलिए, शांति को मत भूलिए, यही आज पैगाम है। बाकी रंग से आपका जीवन पूरा भरा रहे, हरा भरा रहे, वो सब कुछ हो, लेकिन ये जो लहूलुहान करने वाली जो बातें चल रही हैं, जिसको हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं, जिसमें युद्ध छेड़ना और युद्ध में झोंकना किसी देश को, वहां की आवाम को बिल्कुल, अब देखिए उन बच्चियों की क्या गलती थी, आपने टॉप लीडरशिप को मार दिया, चलिए आपके साथ आपकी रंजिश थी, लेकिन उन बच्चियों की क्या गलती थी, 168 वो नादान बच्चियां जो पढ़ रही थीं, जिसकी जिंदगी की शुरुआत अभी हुई थी, अभी तो उनकी लाइफ आगे बढ़ी नहीं थी, अभी स्कूल में थे वो छोटे छोटे बच्चे, उनको आपने मार डाला। ये क्या यही जिंदगी है? क्या यही आप इसीलिए आप उस कुर्सी पे बैठे हैं? ये उन लोगों को जो रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को सोचने की जरूरत है। तो बहुत कुछ है आज, ये आप तक पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसलिए जेफरीज जो सदन में अल्पसंख्यक नेता जेफरीज का बयान भी आया हुआ है, ये भी आप तक हम पहुंचाते हैं, और ये इनको सुनते हैं, जरा सुनिए। We should be spending taxpayer dollars to drive down the high cost of living, not funding Donald Trump's unlawful, unauthorized, and unconstitutional endless war, to use his terms. We should be spending taxpayer dollars to drive down the high cost of living, not funding Donald Trump's unlawful, unauthorized, and unconstitutional endless war, to use his terms, in the Middle East. तो सुना आपने, यहां पर जेफरीज हैं, ये भी सदन में अल्पसंख्यक नेता हैं। जेफरीज कह रहे हैं कि हमें करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स को पैसे का इस्तेमाल जीवन यापन की उच्च लागत को कम करने के लिए करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के गैर कानूनी, अनाधिकृत और असंवैधानिक अंतहीन युद्ध को वित्त पोषित करने के लिए, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि मध्य पूर्व में हमने ऐसा किया, मध्य पूर्व में हम वहां रिजीम चेंज करना चाहते हैं। अभी आपने मार्को रूबियो का बयान देख लिया, और ये जो कह रहे हैं कि आप टैक्स पेयर्स के पैसे को आप क्या कर रहे हैं, उनके जीवन को और थोड़ा सा मजबूत कीजिए, जीवन को और सुगम कीजिए, जीवन को आसान, जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल कीजिए, न कि इन पैसों का इस्तेमाल उन्हीं की जिंदगी को युद्ध में झोंकने के लिए आप कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ये वहां के सदन में अल्पसंख्यक नेता जेफरीज का कहना है, जिनका बयान आप सुन रहे थे। तो ये अलग अलग बयान आ रहे हैं, और ये बयान इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, ये जरा देख लेते हैं, बाइट सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या कह रहे थे, लेकिन सुन लीजिए पहले डोनाल्ड ट्रंप को। They have no Navy, it's been knocked out. They have no Air Force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. They're going to be in for a lot of hurt. These are bad people. These are people they killed. I guess it's 35,000. It's coming out 35,000 over the last 3 weeks. Protesters, 35,000 violently killed. So these are bad people. And the leader of the pack is gone. And as you know, 49 people were taken out in the first hit. And I guess there was another hit today
on the new leadership, and it looks like that was pretty substantial also. तो सुना आपने, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि उनके पास नौसेना नहीं है, ये ईरान के लिए कह रहे हैं। लेकिन इनके चेहरे, ये कल रात को जब हम सोने जा रहे थे तब डोनाल्ड ट्रंप वहां जर्मन चांसलर के साथ मीडिया से रूबरू हुए थे, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, और वहां पर कई सारे सवालों का जवाब पूछा जा रहा था। ईरान से रिलेटेड ही, ईरान युद्ध से रिलेटेड ही सवाल पूछे जा रहे थे मीडिया के जरिए व्हाइट हाउस में, और उन सवालों का जवाब यहां डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनके पास नौसेना नहीं है, यानी नेवी नहीं है, वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। उनके पास वायुसेना नहीं है, वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। उनके पास हवाई निगरानी प्रणाली नहीं है, वो भी नष्ट हो चुकी है। उनका रडार भी नष्ट हो चुका है, लगभग सब कुछ नष्ट हो चुका है। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जब सब कुछ नष्ट हो चुका है तो आपके महानुभाव डोनाल्ड ट्रंप जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं वहां पे मौजूद रहता तो मैं पूछता कि आपने सब कुछ नष्ट कर दिया है तो आप अपनी जीत घोषित कर दीजिए, रिजीम वहां पर चेंज करवा दीजिए। आपकी इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है कि आज 5 दिन हो गए, 5वां दिन है आज युद्ध का, और आप आज तक कुछ नहीं कर पाए? और वही तो वहां के आपके मातहत दूसरे जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है सब कुछ कर लेना, हम सब कुछ करना चाहते हैं। भाई, हम रात में सूरज उगाना चाहते हैं, लेकिन संभव है क्या? रात रात है, दिन दिन है। तो इसीलिए यहां पर ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, और कहें तो झूठ बोल रहे हैं वो, और ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये अमेरिकी वहां के नागरिकों से, कई लोगों से बातचीत हुई, जो हमारे दर्शक साथी भी हैं वहां पे, उनसे भी, कई जानने वालों से, जानकारों से, बहुत तेजी से ग्राफ डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में गिर रहा है। इतनी तेजी से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं था कि रिपब्लिकन्स को उस दिशा में आप लेके जाएंगे। परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आज की तारीख में अगर वहां अमेरिका में चुनाव करवा दिया जाए तो रिजीम अमेरिका में चेंज हो जाएगी, यहां नहीं। सत्ता परिवर्तन अमेरिका में हो जाएगा, ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाने में अभी बहुत मुश्किलें झेलनी होंगी, और तब तक क्या अमेरिका उतनी मुश्किलें झेल पाएगा? आप जानते हैं अमेरिका का जो रडार है, अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो यहां खत्म हो चुका है, और उसके लिए दक्षिण कोरिया में जो एयर डिफेंस सिस्टम इसने पहले से वहां रखे हुए हैं उसको शिफ्ट कर रहा है। यह खबर भी कल हमने बताई थी आपको न्यूज़ पॉइंट में, जब शाम के वक्त हम लोग लाइव थे, उस समय आपको हमने आप तक पहुंचाया था। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप की एक दूसरी बाइट भी आप तक हम रखना चाहते हैं। कल ही ढेर सारे सवाल पूछे जा रहे थे, एक सवाल और उसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप क्या दे रहे हैं, जरा उसको भी ले आइए डोनाल्ड ट्रंप को, और सुन लेते हैं कि ट्रंप साहब यहां पे और क्या कह रहे हैं। और उनके बगल में जर्मन चांसलर भी बैठे हैं, एक छोटा सा जवाब उन्होंने दिया था, लेकिन चूंकि कैमरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के ऊपर फोकस्ड है, और इसलिए ट्रंप ही दिख रहे हैं। बट जर्मन चांसलर को उन्होंने कहें तो अपने कब्जे में कर लिया है, और इसी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पूरी डील कैंसिल करेंगे स्पेन के साथ, स्पेन ने हमें धोखा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं काफी नाराज हूं ब्रिटेन के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से, कीर स्टारमर से नाराज हूं, जिन्होंने हमें धोखा दिया है। यह बात वो कह रहे थे। चलिए, ऐसे तो और भी बातें आएंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के और भी बहुत सारे सवालों का जवाब, लेकिन ये दूसरी बाइट है। ये जो देख रहे हैं ये उनके साथ वाला नहीं, ये पुराना है, मगर देखिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सुनिए। They're just evil. It's not the politics, it's their whole philosophy, it's their whole, where they come from. It's terrible. Where they killed 35,000, I thought it was 32, now it turns out it's much more than 35,000 people. And in some cases using machine guns with people that have no weapon. They have no weapon, and they're being machine gunned, they're being sniped from buildings. They're hitting the people with snipers right through the eyes. It's just a very evil ideology, and nobody's really seen anything like it. तो सुना आपने, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं, ट्रंप ने कहा है कि ईरानी शासन के बारे में कहा है कि ईरान के शासक जो हैं वो सरासर दुष्ट हैं। इन्होंने दुष्ट कह दिया है उनको। क्या? एविल, दे आर जस्ट एविल, यानी वो दुष्ट हैं। पता चला है कि उनकी संख्या 35,000 से कहीं अधिक है, और
कुछ मामलों में वे निहत्थे लोगों के खिलाफ मशीन गनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बेहद दुष्ट विचारधारा है। इट्स जस्ट अ वेरी एविल आइडियोलॉजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन ये उनके देश में और वहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मानव अधिकार जो संस्थाएं हैं वो इस पे काम करें। इसको लेकर आप यूनाइटेड नेशन में अलग अलग जो चैप्टर्स हैं वहां लेके आइए। इसके लिए आप युद्ध छेड़ देंगे, ये कहां तक उचित है? ये यहां समझना होगा कि युद्ध छेड़ दें, ये कहां तक उचित है। मान लिया आपकी बात कि हां वो दुष्ट हैं, लेकिन उनकी दुष्टता या अच्छाई वहां की जनता तय करेगी। हर देश अपने आप में, उस देश की अपनी सार्वभौमिकता है, उस देश की अपनी इंटीग्रिटी है, वो देश अपने आप में सक्षम है। किसी भी देश में जाकर आप वो देश कैसे काम करे, जैसे वेनेजुएला में गए और आपने वहां अगवा करके उनके मादुरो और मादुरो की पत्नी को उठा के अल सुबह ले आए, आप यही सोचते हैं तो ये दुष्टता आपके लिए कही जाएगी। ये दुष्टता वहां के लिए नहीं कही जाएगी। ये दुष्ट आप हैं, एविल आप हैं, क्योंकि आपने ऐसा गुनाह किया है। एक गुनाहगार जो इंटरनेशनली क्रिमिनल है, यानी बिन्यामिन नेतन्याहू, उसको इंटरनेशनल कोर्ट में हाजिर होना होगा। क्रिमिनल घोषित हो चुका है वो। उसके साथ आप दोस्ती ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे देश पर आप आक्रमण कर रहे हैं, हथियार बरसा रहे हैं, मिसाइलें बरसा रहे हैं। ये कहां तक? तो दुष्ट कौन है, जरा सोचिए। ये बात यहां अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो ये सोचना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा है और वो कह रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब यहां पर जानना होगा, बहुत जरूरी है। लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच देखिए ब्रेकिंग खबरें आप तक हम और पहुंचा रहे हैं, और ब्रेकिंग खबर में ईरान इजराइल युद्ध के बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच से बड़ी खबरें, और बड़ी खबर में क्या है वो आपके सामने रखता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर समझना कि इजराइल ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में एयर रेड सायरन एक्टिवेट किए गए हैं। इजराइल के कब्जे वाले एरिया में मिसाइल हमलों के बाद हुए एयर रेड सायरन एक्टिवेट। एयर रेड सायरन जो है वो एक्टिवेट किया गया है ईरान इजराइल युद्ध के बीच। बड़ी खबर, और उसमें भी जो कब्जा वाला एरिया है उसमें मिसाइल ईरान इजराइल युद्ध से बहुत बड़ी खबर आ रही है, और उसमें ये ईरान के कब्जे वाले इलाकों में एयर रेड सिग्नल जो हैं वो इसे एक्टिवेट कर दिया गया है। एयर रेड सिग्नल एक्टिवेट किया गया है, ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इधर हिंदुस्तान में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, होली मनाई जा रही है। आप में से कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। होली की ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। लेकिन जैसे पहले भी कह चुका हूं, बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी रंगीन हो, आपकी ज़िंदगी में हर रंग का समावेश हो, हर रंग हो, लेकिन उसमें से एक रंग सफ़ेद भी हो। और वो सफ़ेद इसलिए क्योंकि आप शांति के पथ प्रदर्शक बने, यानी शांति की राह पर चलने की कोशिश करें। और जो कुछ चल रहा है ईरान में, जो कुछ किया जा रहा है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, वो सरासर गलत है। ये भी पैगाम होना चाहिए, जाना चाहिए। तो ये बातें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। इन सब के बीच एक बयान और सुनाना चाहता हूं। ये बयान है यूनाइटेड नेशन के, माफी चाहूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स के सीनेटर क्रिस मर्फी का बयान, वो आपके सामने रखते हैं और इसके बाद और भी आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। क्रिस मर्फी क्या कह रहे हैं, सुनिए। This is as serious as it gets. This is war and peace. They told us in that room that there are going to be more Americans that are going to die, that they are not in the short run going to be able to stop these drones that are going to continue to fly into the Middle East. We have to have a debate in the United States Senate on an authorization of military force. It will likely fail. And we shouldn't be voting to proceed to other pieces of legislation until we get a debate on this deeply unpopular, immoral, and illegal war with Iran. क्रिस मर्फी यूएस
सीनेटर क्रिस मर्फी का क्या कहना है। वो कहना है कि उन्हें बताया गया है, यानी क्रिस मर्फी को बताया गया है कि मिलिट्री यूएस सैनिकों को मारने वाले ड्रोन नहीं रोक सकती। यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है, वहां की सेना जो है, वो अपने सैनिकों को मारने वाले ड्रोन नहीं रोक सकती। उन्होंने हमें उस कमरे में बताया कि और भी अमेरिकी मरने वाले हैं, और भी अमेरिकी सैनिक मरने वाले हैं, कि वे इन ड्रोन को नहीं रोक पाएंगे जो मिडिल ईस्ट में उड़ते रहेंगे। मिडिल ईस्ट में जो ड्रोन उड़ते रहेंगे उसको ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कमजोर हैं मिडिल ईस्ट में। एक्चुअली हुआ ये है कि इन्होंने बेस तो बना लिए ईरान में, माफी चाहूंगा इराक में। बगदाद जो है बहुत बड़ा बेस है, और सद्दाम हुसैन को फांसी देने के बाद वहां पर बेस बनाया। अमेरिका चाहता था, उसने इधर यूएई में बनाया, उसने सऊदी अरब में बनाया, अलग अलग जगहों पे बना तो लिए, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि यहां जिस ढंग से मजबूती चाहिए थी वो मजबूती अमेरिका हासिल नहीं कर पाया। अमेरिका उतने मजबूत वहां पर उन ठिकानों पे अपने हथियारों को नहीं रख पाया है, और आज की तारीख में वो रख भी नहीं पाएगा। आपने देख लिया कि कैसे कुवैत में अमेरिकी जेट फाइटर जेट जो स्टील्थ F-15 है, स्टील्थ F-15, उसको मार गिराया। स्टील्थ को मार गिराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको भी मार गिराने में सक्षम रहा इजराइल, माफी चाहूंगा ईरान। तो इसलिए यहां पर बहुत अलग ढंग से यह दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका यहां पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की तो कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि इजराइल पिट्ठू है, पिछलग्गू है अमेरिका का। इजराइल जो कुछ भी है वो अपने जासूसी इक्विपमेंट के कारण ही है, उसके अलावा उसके पास जासूसी के अलावा और कुछ नहीं है। मिसाइलें और बाकी चीजें मैक्सिमम वो अमेरिका से पाता है, और भारत पिछलग्गू इजराइल का हो गया है। इजराइल के जरिए वो अमेरिका की गोद में बैठना चाहता है, ये दिखाई देता है। भारत की विदेश नीति को लेकर बहुत दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, और इसको कहने में मुझे कोई परहेज भी नहीं है, क्योंकि भारत जिस ढंग से यहां पर भारत की स्थिति हो गई है, उसको लेकर तो क्या कहें क्या ना कहें वो बहुत कम होगा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वहां के सीनेटर क्रिस मर्फी जो कह रहे हैं वो बहुत, और क्रिस मर्फी साफ कह रहे हैं कि मुझे बंद कमरे में ये बात बताई गई है कि ईरान के जो ड्रोन हैं, ईरान के जो बाकी मिसाइलें हैं, उससे हमारे सैनिक उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में। और ईरान मिडिल ईस्ट में तबाही मचाए हुए है, ईरान मिडिल ईस्ट में तबाही मचाए हुए है, ये साफ दिखाई दे रहा है, और ये बात यहां पर कही जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के और भी बयान हैं, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे जल्दी, लेकिन ये सबसे बड़ा ये IRGC का जो बयान है सुबह सुबह, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का जो बयान है वो कि हिंद महासागर में बैलिस्टिक स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों से यूएस डिस्ट्रॉयर पर हमने हमला किया है। ये IRGC ईरान का की जो सेना है उसका बयान है, ये बहुत बड़ा बयान है। और बढ़ते युद्ध के बीच ईरानी ड्रोन ने दुबई और रियाद में यूनाइटेड नेशन के ठिकानों पर अब हमला कर दिया है। यह भी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है कि इस बीच ईरानी ड्रोन ने दुबई और रियाद दोनों शहरों पर अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। यह भी एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की जनता, वहां की आवाम सड़कों पे है, चाहे वो बर्फबारी हो। दो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा चुके हैं, जरा दोबारा उन तस्वीरों को ला सकते हैं तो ले आइए। एक तस्वीर बर्फबारी उत्तरी ईरान में, और दूसरी तस्वीर ये देखिए बर्फबारी के बीच, फुल स्क्रीन ले आइए। बर्फबारी के बीच भी जनता, रात के वक्त बर्फबारी हो रही है, इधर बारिश हो रही है। ये बारिश जो है ये साउथ ईरान की तस्वीर है जहां बारिश हो रही है। ये कासिम सुलेमानी के जन्म स्थान करमान में दक्षिणी ईरान में है ये। यहां भारी बारिश के बीच लोग सड़कों पे हैं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। और दूसरी तस्वीर जो है वो है बर्फबारी की। ये तस्वीर उत्तरी ईरान के कलार दश्त की तस्वीर है, जहां पर लोग मौसम ऐसे बर्फीले मौसम में सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपने देश के प्रति प्रतिज्ञा को दोहरा रहे हैं, अपने राष्ट्र के नाम वहां स्लोगन गा रहे हैं और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है।
इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान में इस वक्त चल क्या रहा है। ईरान लगातार ईरान अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है, पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं है। कह रहा है ईरान कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच अमेरिका जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान को यहां दबाया जाए, लेकिन यहां ईरान दबने का नाम नहीं ले रहा, यह भी बताया जा रहा है। तो इस बीच लेकिन स्पेन ने जो मना किया है, इस पर अमेरिका ने धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को धमकी दी है कि सभी तरह के व्यापार हम बंद कर देंगे, पूरे डील खत्म कर देंगे। और ये अमेरिका व्हाइट हाउस में जब पत्रकारों से बातचीत, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि स्पेन का रवैया बहुत खराब रहा, बहुत ही खराब रहा हमारे साथ स्पेन का रवैया, और हम स्पेन के साथ सभी व्यापार बंद कर सकते हैं, हम स्पेन में कोई लेना देना नहीं रखेंगे। और हालांकि यह साफ नहीं कि ट्रंप प्रशासन इस धमकी को कब अमल में लाएगा, लेकिन कल इन्होंने यह धमकी दी है कि स्पेन के साथ हम हर तरह के जो रिलेशन है उसको खत्म कर देंगे, यह स्पेन की तरफ से कहा गया है। और लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स NHRC जो है यहाँ अमेरिका में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है, उसने बताया है कि 28 फरवरी को जिस दिन हमला किया गया ईरान के ऊपर, उस दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें 10 साल से कम उम्र की 181 बच्चे, जी हां 10 साल से कम उम्र के 181 बच्चों की 181 बच्चों की मौत हुई है, और घायलों की संख्या 5000 से ऊपर चली गई है। ये वहां पर कहा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है ये, और ये ईरान की बात कही जा रही है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान जब ऐसी बातें कह रहा, ईरान में जब ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ईरान इन बातों को मान भी रहा है। ईरान खुद कह रहा है कि हमारे साथ इस ढंग से किया गया। ईरान ने ही इसकी घोषणा की कि हमने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया है, और उनके साथ साथ 48 लोगों को खो दिया ये, और 40 दिन का वहां शोक घोषित, उसकी घोषणा हो गई। शोक की लहर है पूरे ईरान में। लेकिन इन सब के बीच, शोक के बीच भी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और अपने राष्ट्र के प्रति यहां पर ये देख लीजिए, ये तस्वीरें जो हैं, फुल स्क्रीन आप तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे यहां ईरान के लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, जिसको हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब ने भी, सऊदी अरब के कैबिनेट के हवाले से एक बयान आया है, और वो कहा गया है कि ईरान की तरफ से संभावित हमलों का जवाब देने के लिए सऊदी अरब अपने सहयोगी देशों के साथ खड़ा है, और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद के लिए अपने सभी क्षमताएं यहां पर रखेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सऊदी अरब ने दूसरी तरफ यह कह दिया है कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। सऊदी अरब ने भी अभी कह दिया, अभी इस विषय में हम नहीं सोचेंगे, हम साथ नहीं देंगे अमेरिका का। तो सऊदी अरब कहां खड़ा है ये आपने देख लिया। आपने ये देख लिया कि इधर कुवैत कहां खड़ा है। कुवैत ने भी कह दिया है कि अमेरिका का बेस यहां पे है, हम बस उतनी ही बात जानते हैं, उसके अलावा ईरान और अमेरिका जाने, इसमें कुवैत कहीं भी सामने नहीं आएगा। ये कुवैत ने कल कह दिया। तो यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, कुवैत हो, और सारे देशों के विदेश मंत्रियों से ईरान के विदेश मंत्री अरागची लगातार बात कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे हैं इन देशों के विदेश मंत्रियों से। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच। आज होली का दिन, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वहां पर जो चल रहा है, उन घटनाक्रमों को आप तक हम पहुंचाएं, और वही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और इन सब के बीच बहुत सारी खबरें आ रही हैं, और सबसे बड़ा बयान जो है वो आया अभी से थोड़ी देर पहले, क्रिस मर्फी का बयान, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें बंद कमरे में बताया गया है कि अमेरिका के लोग मरने वाले हैं। जरा दोबारा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमको, ये सीनेटर हैं क्रिस मर्फी, वो कह रहे हैं कि हमें बंद कमरे में बताया गया है कि अभी और अमेरिकी मरने वाले हैं इस जंग में, और वो इन ड्रोन को कभी रोक नहीं पाएंगे। जिस ड्रोन का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में ईरान कर रहा है, उन ड्रोन को अमेरिका कभी रोक नहीं पाएगा, और जिस कारण काफी अमेरिकी मारे जाएंगे। अभी तक अमेरिका ने 9 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है, और 38 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी पुष्टि अमेरिका ने कर दी है। और ऐसे में 9 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद वहां के सीनेटर क्रिस मर्फी अगर कह रहे हैं कि बंद कमरे में हमको बताया जा रहा है कि अभी और अमेरिकी मारे जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अमेरिका यहां बैकफुट पर नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका इस
जंग को हार चुका है या हारने वाला है, लेकिन जो कुछ है इसमें अमेरिका के सामने बहुत मजबूती के साथ यहां ईरान डटा हुआ नजर आ रहा है। सुन लीजिए एक बार फिर से क्रिस मर्फी का, उनकी जुबानी उनकी बात। Senate. This is as serious as it gets. This is war and peace. They told us in that room that there are going to be more Americans that are going to die, that they are not in the short run going to be able to stop these drones that are going to continue to fly into the Middle East. We have to have a debate in the United States Senate on an authorization of military force. It will likely fail. It will likely fail, and we shouldn't be voting to proceed to other pieces of legislation until we get a debate on this deeply unpopular, immoral, and illegal war with Iran. तो सुन लिया आपने यहां साफ साफ कि हमारे लोग और मरेंगे इस वॉर में, इस लड़ाई में, साफ कह रहे हैं। और हमें बताया गया, बंद कमरे में बताया गया है, उस कमरे में बताया गया कि अमेरिकी और मरने वाले हैं, कोई न मरे इसकी हम कामना करते हैं। और आज होली का त्यौहार है, पर्व है, तो ये कामना और भी यहां पर दुरुस्त हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप गलत करोगे तो गलत का परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। और यह दिखाई दे रहा है कि आपने युद्ध थोपा है, इस युद्ध को थोपा है, क्योंकि उधर सैयद अरागची का कहना था, वहां के विदेश मंत्री का कहना था कि हमने जिनेवा में एक टेबल पर बैठकर बातचीत की, अच्छी बातचीत रही, फिर अगले सप्ताह फिर बात करने की बात हो रही थी। वो उसके बाद हम वहां से उठे कि अब ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। दोनों देशों के बीच डीलिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच आपने हमारे ऊपर न सिर्फ हमला किया बल्कि उसी दिन आपने 500 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी, कत्ल कर दिया। और यह साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें सुप्रीम लीडर वहां आयतुल्ला अली खामनेई से लेकर टॉप लीडरशिप से लेकर, और अब जो ह्यूमन राइट्स ऑफ अमेरिका कह रहा है वो कि 181 बच्चों की मौत, जिसमें से 168 तो बच्चियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कहां तक आगे बढ़ चुकी हैं। और वहां की जनता जब कल इन बच्चों की लाशों के साथ जब ये उनको दफनाने के लिए जा रहे थे, तब इन्होंने साफ साफ कहा था कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, जो हुजूम है, जो भीड़ है, ये सब कुछ दिल दहलाने वाली तस्वीर है। ये लोग समर्थन में निकले हैं, लेकिन एक एक बच्चों की तस्वीर लेकर ये लोग निकले हुए हैं। इसीलिए ये आप समझ सकते हैं, बहुत दुखदाई है। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है कि यहाँ पर साफ अमेरिका जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है। अमेरिका साफ साफ बैकफुट पर नजर आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इस बीच ईरान युद्ध पर एक और तस्वीर आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं, और वो तस्वीर है कि न्यूयॉर्क में अमेरिका के खिलाफ वहां ट्रंप के खिलाफ वहां प्रदर्शन हो रहा है। न्यूयॉर्क में ये प्रदर्शन हो रहा है, और उसमें वहां के लोग क्या कह रहे हैं ये भी हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हो रहा है ईरान के खिलाफ। अमेरिका इजराइल युद्ध के विरोध में न्यूयॉर्क में प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके टैक्स के पैसे से मध्य पूर्व में और अधिक अस्थिरता फैले। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि ट्रंप एप्स्टीन मामले से ध्यान हटाने के लिए संघर्ष का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात भी कल भी हम लोगों ने कही थी न्यूज़ पॉइंट में, और ये बात आप देखिए उधर भी कही जा रही है। और जो प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन में भी ट्रंप के खिलाफ वो प्रदर्शन न्यूयॉर्क में, और उस प्रदर्शन में साफ कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स जो खुल रही हैं उस फाइल को रोकने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं यहां अमेरिका मध्य पूर्व में युद्ध छेड़कर, ईरान के साथ युद्ध छेड़कर यहां बैठा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और यहां लगातार अमेरिका जो है वो इधर इस ढंग की बातें जो नहीं होनी चाहिए वो कर रहा है। उधर बगदाद एयरपोर्ट के पास यूएस बेस पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं अभी से थोड़ी देर पहले। और साफ यहां पर आईआरजीसी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ यूएस इजराइल का कोई भी अत्याचार बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा। ये आईआरजीसी की ये एक बड़ा ये बयान आया हुआ है कि बिना ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का कोई भी अत्याचार बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा। यह कह रहा है यहां आईआरजीसी का कहना है। अमेरिकी माफी चाहूंगा, ईरान की सेना का कहना है ये कि हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यह बात यहां कही जा रही है। और बगदाद के पास यूएस बेस पर बड़ा हमला, धमाकों की आवाज ये अभी से थोड़ी देर पहले सुनाई दी है। तो अलग अलग खबरें आ रही हैं।
और इस बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है, ये कहा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र को शामिल किए बिना और कनाडा सहित अपने सहयोगियों के परामर्श किए बिना कार्रवाई की है। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बयान है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि, और वो एक दिन पहले भारत में थे। आप याद कीजिए कि एक दिन पहले उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ दिल्ली में मुलाकात हुई और उसके बाद उन लोगों के बीच अलग अलग डील्स हुए हैं और वो जो ट्रीटी हुई, कुछ समझौते हुए, उन सब को बताया गया। और उन सब के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जब लौट के गए हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मौजूदा संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विफलता का एक और उदाहरण है। कनाडा के प्रधानमंत्री का कहना है ये कि मौजूदा जो संघर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विफलता का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, ये कह रहे हैं कनाडा के। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही हैं। अमेरिका में बैकफुट पर नज़र आ रहा है, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप खासकर बैकफुट पे खुद अपने देश में नज़र आ रहे हैं, इसलिए यहाँ ज़रूरी है ये समझना। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का कहना है कि लड़कियों के स्कूल पर जो हमला हुआ वो बहुत भयानक था। अगर हमले आम लोगों या आम चीज़ों के पर या बिना सोचे समझे किए जाते हैं तो वो इंटरनेशनल मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और युद्ध अपराध माने जा सकते हैं। ये UNHRC का कहना है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का कमीशन का कहना है ये UNHRC का। और ये बयान आप तक हम पहुंचाएंगे थोड़ी देर में, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना। और ये जरा चलिए आइए इस बयान को सुन लेते हैं। ह्यूमन राइट्स का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए जरा। The fear, the panic, the anxiety experienced by millions of people in the Middle East and beyond is palpable and was entirely avoidable. The situation is worsening and widening by the hour, playing out our worst fears. The High Commissioner implores all parties to come to their senses and to end this violence. He calls for states to uphold and defend the UN Charter, international human rights law, and humanitarian law. What is clear is that this attack that hit the girls' school was absolutely devastating. I mean, children, little girls, in the middle of the school day, at the beginning of the school day, being killed in this manner, backpacks with, blood stains on them. This is absolutely horrific, and I think if there's any image that captures the essence of the destruction, despair, and senselessness and cruelty of this conflict, those are the images. International humanitarian law spells out that any attack must comply with the principles of distinction, proportionality, and precaution to protect civilians. If attacks are found to be directed against civilians or civilian objects, or indiscriminate attacks, they are serious violations of international humanitarian law and may amount to war crimes. तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ साफ क्या कहना है। वहां यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स में इसकी बात चल रही है और कह रहे हैं कि लड़कियों के स्कूल पर जो हमला हुआ है वो बहुत भयानक हमला था, और अगर हमले आम नागरिकों पर, आम लोगों पर या आम चीजों पर या बिना सोचे समझे किए जाते हैं तो वो इंटरनेशनल मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और वो युद्ध अपराध माने जा सकते हैं। अब यहां सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि युद्ध अपराधी तो ऑलरेडी घोषित हो चुके हैं उधर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी, अमेरिका के राष्ट्रपति भी युद्ध अपराधी घोषित किए जाएंगे यूनाइटेड नेशन की तरफ से? जबकि यूनाइटेड नेशन जो है वो उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अमेरिका में ही है, और क्या वहां इसकी घोषणा होगी कि ये युद्ध अपराधी है? डोनाल्ड ट्रंप युद्ध अपराधी है, ये घोषणा होगी क्या? ये एक बड़ा सवाल है। ये बातें, ये मांग, ये डिमांड, ये लगातार उठ रही हैं। और इन सब के बीच दो और बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बयान वहां के अमेरिका के उत्तरी वर्जीनिया के जो सीनेटर हैं उनका डॉन बेयर का बयान आया है, वो देख लेते हैं। इनके अलावा सर्गेई लावरोव जो रशिया के विदेश मंत्री हैं उनका बयान भी हम देखेंगे, लेकिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर का बयान, लावरोव का बयान भी देखेंगे। लेकिन यहां पर पहले देख लेते हैं डॉन बेयर जो सीनेटर हैं और जो प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तरी वर्जीनिया को, नॉर्थ वर्जीनिया को। यूएस हाउस में उत्तरी वर्जीनिया के प्रतिनिधि सीनेटर डॉन बेयर क्या कह रहे हैं, सुनिए। The American people do not want a war with Iran.
And yet, that's exactly what President Donald Trump has dragged us into. President Trump's war is not smart, it's not legal, it is not morally right, and it is not in our national interest. The dangers and risks this war creates for our service members, our citizens, and our allies far outweighs Iran's threat to our own national security. And the threat of a wider conflict that destabilizes the Middle East is significant. In fact, the war is already spreading across the region. The president has failed to make a clear, consistent case to the American people or to Congress for this conflict, which Trump himself is calling a war. Nor has he gotten congressional approval, which means this war is plainly illegal and unconstitutional. We're being told different things about why this war started. Trump and senior administration officials have cited, quote, an imminent threat to the U.S. or the desire for regime change, or the destruction of Iran's nuclear weapons program, and other justifications for going to war. But Pentagon briefings to Congress were clear that Iran was not planning to strike American forces. Trump has offered no plan for what will happen next in Iran. This is the same man who told us that he had completely obliterated Iran's nuclear program just a few months ago. This does not inspire confidence in the incoherent strategy of an increasingly erratic president. Let me be clear. The Iranian regime has been brutal, repressive, and dangerous. The human rights and the self-determination of the Iranian people deserve our care and our consideration. But there's no evidence that President Trump cares about the people of Iran any more than he cares about the people of Venezuela, any more than he cares about तो यहां पर वेनेजुएला से लेकर तमाम जगहों का यहां जिक्र करते हुए सीनेटर डॉन बेयर ने अपनी बात रखी है और इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि ईरान में ट्रंप का युद्ध स्मार्ट नहीं है, कानूनी नहीं है, नैतिक नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है और हमारे देश के हित में नहीं है। यह साफ साफ इन्होंने कह दिया है। तो लगातार अलग अलग सीनेटर्स अपनी बातें रख रहे हैं और यहां एक अलग ढंग से यहां तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में पिछड़ते जा रहे हैं। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है, जबकि न्यूयॉर्क और अलग अलग शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब प्रदर्शन होने लगे हैं और उस प्रदर्शन में भी यह साफ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां ईरान में, मिडिल ईस्ट में युद्ध छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह अपने देश में फंस गए हैं। इन सबके बीच रूसी विदेश मंत्री का बयान भी आया हुआ है, उस बयान को, लेकिन उससे पहले ईरान की कुछ तस्वीरें और उसमें भी न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑफिस के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन का बड़ा मकसद जो है वो क्या है, जरा सुन लेते हैं, वीडियो उनको देखते हैं। उनका वीडियो आप जानते हैं कि फारसी, ईरान की जो भाषा है वो फारसी है। फारसी के बहुत सारे शब्द अपने यहां इस्तेमाल होते हैं, जैसे दुश्मन है, जैसे बहुत सारे शब्द हैं। हम लोग उर्दू फारसी के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ में ऐसे ही आ जाती हैं बातें, लेकिन सुनिए उसका हिंदी तर्जुमा थोड़ी देर में आपको जरूर सुनाऊंगा। पहले उनकी जुबानी सुनिए। I want to point to the second issue, which is the aim of America is not Iran, but wants to attack the regime after Iran will come to another countries. It has been known that according to investigations, in the near future, they will be shift of power to some other countries. And in the near future, the most powerful countries in the world will be India, China, Russia, and America as well. So America doesn't want to have any partner, doesn't want to be India, the powerful country, doesn't want China to be powerful country. Because of that, they create a lot of wars to stop this ongoing in the future. And we are ready, we are. तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ इंग्लिश में बोल रहे थे आप अच्छी तरह, और चूंकि ANI को इन्होंने वो किया है, इंटरव्यू दिया है, तो वो साफ कह रहे हैं कि अमेरिका का मकसद ईरान नहीं है, लेकिन ईरान के बाद ये दूसरे देशों पर आएगा। आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे ताकतवर देश भारत, चीन, रूस और अमेरिका भी होंगे, और इसलिए अमेरिका कोई पार्टनर नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि भारत या चीन कोई ताकतवर देश बने, और इसी वजह से वो भविष्य में इसे
रोकने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ कर सकते हैं। और मैं ईरान के सुप्रीम लीडर के ये जो हैं वो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं अब्दुल मजीद हकीम इलाही, भारत में यहाँ हिंदुस्तान में ही इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है। और इलाही अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने जो बातें कही हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर समझना कि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं एक पैगाम देने की कोशिश भारत को भी हो रही है कि भारत हमसे भले दूर चला गया हो लेकिन भारत को हम अभी भी अपने करीब मानते हैं। और लेकिन भारत ने जो किया है वो यहाँ हम देख ही रहे हैं। इस बीच बहुत सारी तस्वीरें और भी आ रही हैं, इन सब पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं और हम आप तक ऐसी तमाम खबरें तमाम घटनाक्रम आप तक पहुँचाते रहेंगे। न्यूज़ रूम से 12 बजे रोज़ाना की तरह न्यूज़ रूम से ब्रेकिंग न्यूज़ देखना मत भूलिए। और अभी इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा और अभी से ठीक 25 मिनट बाद 11:34 हो रहा है, ठीक 25 मिनट बाद न्यूज़ रूम से फिर ईरान, अमेरिका और बहुत कुछ ताज़ा खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक दीजिए हमें और इस ब्रेक के बाद न्यूज़ रूम से फिर हाजिर होंगे हम और बहुत कुछ के साथ, बहुत ऐसी तस्वीरों के साथ जो आपको देखना समझना ज़रूरी है। तो जुड़िएगा हमारे साथ 12 बजे फिर से और उसके बाद 4 बजे शाम को फिर अपडेट के साथ और शाम 7 बजे दोबारा मुलाकात होगी न्यूज़ पॉइंट में। तो 12 बजे, 4 बजे और शाम 7 बजे आपके साथ हम लाइव रहेंगे। अभी से ठीक 25 मिनट बाद आपसे गुजारिश है कि दोबारा जुड़िए और दोबारा तमाम घटनाक्रमों पर और भी पैनी निगाह के साथ और भी बहुत सारे विजुअल्स, बहुत सारे ग्राफिक्स के साथ हम आप तक मौजूद रहेंगे। तो देखिएगा, आपका इंतजार रहेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्पेन के प्रधानमंत्री ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया है और मेरे ऑफर को स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी, स्पेन ने भी ठुकरा दिया है, स्पेन के राष्ट्रपति ने भी ठुकरा दिया है। और वो ऑफर ये था कि इन दोनों अलग अलग देशों के अलग अलग जो स्पेस हैं उसका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका करे। लेकिन इन दोनों देशों ने इसे बिल्कुल आउटराइटली कहें तो उसको एकदम से ठुकरा दिया और कहा कि हमारे क्षेत्र से आप ईरान पर हमला नहीं कर सकते हैं। कल जब डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर के साथ मीडिया के सामने आए तो सवालों की बौछार हो गई उनके सामने। ढेर सारे सवाल पूछे गए डोनाल्ड ट्रंप से, जिसका जवाब देते हुए उनकी जुबान कांप रही थी, यह साफ दिखाई दे रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां परेशान है। 9 से ज्यादा सैनिकों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है अमेरिका की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है और गुस्सा भड़क उठा अगर तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में। इसीलिए यहां पर ईरान को लेकर जो बातें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने सोची होगी वो बातें यहां साबित नहीं हो रही हैं, सही या सच साबित नहीं हो रही हैं। इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पहले से कहना था कि ईरान के लोग जो हैं अंदर खाने वो भड़के हुए हैं और जैसे ही हम हमला करेंगे वो सब ईरान में गृह युद्ध चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन गृह युद्ध तो नहीं करवा पाए, वहां के लोगों को एकजुट करवा दिया ट्रंप ने और नेतन्याहू ने। ये कैसे हुआ ये भी आपको बताता हूं, क्योंकि वहां के सबसे बड़े जो जिसको सुप्रीम लीडर कहते हैं, धर्मगुरु भी हैं, आयतुल्ला अली खामनेई। जी हां, आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उनके प्रति जो लोगों का प्यार था, स्नेह था, दुलार था, जो एक उनके प्रति रेस्पेक्ट था, वो आदर जिसको कहते हैं हिंदी में, सम्मान था, वो सब कुछ इतना ज्यादा उफान मारने लगा कि जो लोग उनके खिलाफ हो गए थे वो भी उनके साथ आ गए। और आप जानते हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई के साथ साथ कई लोगों की 48-49 लोगों की मौत हो गई इस हमले में। और लेकिन उसके साथ एक और भी बहुत ही बुरा और दुखद कांड अमेरिका और इजराइल की सेना ने कर दिया, उनके मिसाइलों ने किया। वो ये कि 168 लड़कियों बच्चियों के स्कूल पर हमला और इनकी लाशें बिछ गईं। और इसके बाद कल मातम पसरा रहा ईरान में। आपने देखा, विजुअल्स हमने दिखाए कई बार, जिसमें साफ साफ ही आपने देखा कि किस ढंग से ईरान में देखा, विजुअल्स हमने दिखाए कई बार, जिसमें साफ साफ ही आपने देखा कि किस ढंग से ईरान में जो परिस्थितियां थी वो बदल
बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो ईरान अब एकदम एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान लगातार कह रहा है कि हमला करेंगे। हम ये विजुअल देखिए, ईरान लगातार कह रहा है कि हम हमला करेंगे ही नहीं बल्कि 1 इंच पीछे भी नहीं हटेंगे, और ईरान से हमले की ढेर सारी सूचना आ रही है। अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। यह ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने गदर 380 और तलाईद मिसाइलों से हमला किया है अमेरिका के युद्धपोत पर, और इसके बाद क्या कुछ हुआ है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। ईरान ने गदर 380 और तलाई मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने इन दोनों मिसाइलों से युद्धपोत पर, अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है ईरान ने, और यह है गदर 380 और तलाई मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है। बड़ा हमला यहां पर ईरान की तरफ से किया गया है, बहुत बड़ा हमला है ये, और इस हमले में युद्धपोत, अमेरिकी युद्धपोत तबाह हो गया है। ईरान बिल्कुल नहीं पीछे हट रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है युद्धपोत पर, अमेरिकी युद्धपोत पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से, और ये 2 मिसाइलों के जरिए ये हमला हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें ईरान की तस्वीरें हैं, और उसके अलावा यहां अमेरिकी कॉन्सुलेट पर भी आज हमला किया गया है। आज अमेरिकी कॉन्सुलेट दुबई में, उस पर हमला किया गया है। खबरें बहुत हैं। हमारे साथ जो साथी बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हिंदुस्तान में होली मनाई जा रही है, खासकर उत्तरी भारत में तो ज्यादा होली की धूम रहती है, लेकिन इन सबके बीच ईरान में जो चल रहा है, ईरान के ऊपर कहर बरपाने की कोशिश अमेरिका ने की थी, इजराइल ने की थी, लेकिन उल्टा कैसे पड़ गया इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ईरान यहां पर एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उधर दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं, राष्ट्रपति अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया है। कल ही खबर आई थी, कल ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि ईरान हमसे बातचीत करने के लिए चाह रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन ईरान ने शाम होते होते इस खबर का खंडन कर दिया कि हम कोई भी किसी ढंग की बातचीत अब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब देर हो चुकी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देर हो चुकी है, हम बात नहीं करना चाहते। इधर ईरान भी कह रहा है कि अब देर हो चुकी है, हम बात नहीं करना चाहते। मतलब साफ है कि यहां पर ईरान जो है वो एक कदम पीछे नहीं हटेगा, और इसलिए भी यह दिखाई दे रहा है क्योंकि ईरान न सिर्फ इजराइल पर हमला कर रहा है, बल्कि आसपास के खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकन बेस हैं उस बेस पर भी हमला कर रहा है ईरान। तो मतलब है कि यहां ईरान जो है वो सीधे सीधे टक्कर दे रहा है यहां इसको, इजराइल और अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ा जो है मामला यहां पे। लेकिन ये जो ईरान का जो बड़ा हमला है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे विजुअल्स लाइव जो विजुअल्स हैं जो मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं उसके विजुअल्स हैं। उसके अलावा ये विजुअल आपको हम 2 दिन से दिखा रहे हैं। ईरानी सेना ने इसे जारी किया है, अपने ड्रोन और मिसाइलों की खेप कहां रखी गई है तहखाने में वो दिखा रहे हैं। ये तो ये अलग विजुअल्स आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ईरान इस युद्ध को कहां ले जाना चाहता है और अमेरिका कहां ले जाना चाहता है। लेकिन इन सबके बीच बहुत सारी ब्रेकिंग खबरें आ रही हैं। जो गदर मिसाइल से जो इन्होंने किया है, गदर मिसाइल के बारे में आपको बता दूं कि यह गदर मिसाइल एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता जो रेंज है 2000 किलोमीटर की रेंज है, जिससे आज अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसकी घोषणा की है। ईरान की सीमाओं से सैकड़ों किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया है। हमला करने की घोषणा अभी से थोड़ी देर पहले ईरान ने की, और इस हमले के बाद अब ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर कल रात की है, जिसमें बिल्कुल मिडनाइट, अब एक 2-4 दिनों से आप लोग आज 5वां दिन है इस युद्ध का। कल चौथे दिन रात का वक्त लगभग 12 बजे की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और भारी बारिश हो रही थी, उसमें प्रदर्शन हो रहा था। यह कासिम सुलेमानी के जन्म स्थान करमान के लोग दक्षिणी ईरान में भारी बारिश के बीच
सड़कों पर उतर आए और उत्तरी ईरान के में कलार दश्त में के लोग बर्फीले मौसम में सड़कों पर उतरे ताकि इस्लामी गणराज्य के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा सकें और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। जरा इस विजुअल को फुल स्क्रीन ले आइए, जरा दिखाते हैं, देखते हैं। भारी बारिश हो रही है, छाता लिए हुए हैं लोग और उसके बीच आप देखिए कि तस्वीरें किस ढंग से यहां पर लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सुनिए जरा। तो यहां आप देख रहे हैं ये भारी बारिश के बीच, लेकिन दूसरी तरफ उत्तरी ईरान में देखिए, फुटेज देखिए, बर्फबारी हो रही है, फुटेज देखिए, इसको भी फुल स्क्रीन अगर ला सकते हैं तो ले आइए, देखिए फुटेज बारी हो रही है। बगल में आप क्रिसमस ट्री को देख सकते हैं। उत्तरी ईरान का ये दृश्य है। भारी बर्फबारी के बीच भी लोग सड़कों पे हैं और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मौत के बाद ईरान एकदम से जाग उठा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वहां जबरदस्त माहौल है और उस माहौल के बीच इस युद्ध को आप लोग देख रहे हैं, ये जंग आगे बढ़ते हुए आप लोग देख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई किसी भी तरह का जंग हो, किसी भी देश में किसी तरह की जंग हो, लेकिन यहां पर परिस्थितियां उसी ढंग से दिखाई दे रही हैं जिसमें आप साफ देख रहे हैं कि भारी बर्फबारी के बीच भी लोग सड़कों पे हैं और सड़कों पे सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो, तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सुलेमानी के जन्म स्थान करमान की यह तस्वीर है, दक्षिणी ईरान की तस्वीर है, ये साउथ ईरान की तस्वीर है। एक तरफ आप उत्तरी ईरान में देख रहे हैं बर्फबारी, दूसरी तरफ यहां पर देखिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं अलग अलग जगहों से। ईरान की तस्वीरें हम तक जो आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ईरान में हमारे जो साथी हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊं, और चूंकि इंटरनेट की सुविधा अभी थोड़ी उस ढंग से हो रखी है कि बाहर बात करना, इंटरनली तो बात करना संभव है लेकिन ईरान के बाहर बात करना मुश्किल है। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि चूंकि इजराइल ने काफी इंटरनेट के जरिए हैक कर रखा था वहां के सीसीटीवी कैमरेज को, इसीलिए इन कैमरों को उससे सुरक्षित रखने के लिए और किसी तरह की जासूसी न कर पाए ईरान और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका, इसलिए यहां पर ईरान थोड़ी सी यहां पर एहतियात बरत रहा है, यह दिखाई दे रहा है। और लेकिन लोग सड़कों पे हैं, जो तस्वीरें सामने हैं इस हिसाब से आप समझ सकते हैं लोग सड़कों पे हैं। और जिन लोगों में थोड़ी बहुत जो गुस्सा होती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, उसके बाद भी लोग सड़कों पे नारेबाजी कर रहे हैं। जरा इसको देखिए, इसके साउंड को जरा लेके आइए, साउंड के साथ इस तस्वीर को दिखाते हैं, फुल स्क्रीन देखिए और इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान में चल क्या रहा है और अमेरिका क्यों परेशान है। अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका आज की तारीख में ईरान के सामने घुटने टेकता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। भले अमेरिका के राष्ट्रपति जो कुछ कहें वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल मीडिया से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए क्या क्या कहा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ईरान में क्या चल रहा है ये देख लीजिए फुल स्क्रीन। نترس و ذلت و زبونی آیه 175 آل عمران انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. خدا میفرماید این شیطان که مظهرش امروز ترامپ سگ زرد آمریکایی و سگ هار صهیونیسته، این شیطان میخواد شما رو بترسونه، بمب اتم میزنن، آمریکا گوش بدید، بمباران میکنن، بدبخت بیچاره.
तो ये देख रहे हैं आप, लगातार नारेबाजी चल रही है, लगातार इन ऐसी घटनाएं जो हैं वो आप देख सकते हैं, यानी लोगों में एक जुनून उभरा है, ये आप देख सकते हैं। ये तब हुआ है जब पहले ही दिन और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के साथ साथ उनके साथ पहली पंक्ति के फर्स्ट लाइनर जितने भी टॉप लीडरशिप थी उसको अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों ने मार डाला। इसके बाद यहां ईरान एकजुट होकर, और सबसे बड़ी बात यहां यह भी बता दूं कि इस घटनाक्रम से के बाद जहां कोई भी देश अगर वहां का एक सुपर लीडर, उनका टॉप लीडर अगर मारा जाता है तो कोई भी देश वो उसको दोबारा उठने में काफी समय लग जाता है। लेकिन यहां पर ईरान ने कुछ ही घंटों में, 2 से 4 घंटों में अपने आप को संभाल लिया और ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया। ईरान की जनता सड़कों पे आ गई और इतना ही नहीं, टॉप लीडरशिप के अलावा एक स्कूल पर बच्चियों के साथ जिस प्रकार निर्मम दुर्घटना हुई है, जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है बच्चियों की, जिसमें 168 लोगों की बच्चियों की मौत हो गई, वो उस घटना ने भी पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। न सिर्फ ईरान को बल्कि अमेरिका में भी अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के जो मातहत उनके जो साथी हैं, जेडी वेंस जो आज की तारीख में वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वीपी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, हम जांच करवाएंगे कि क्या सचमुच हमारी मिसाइलों के कारण ही ये ऐसी घटना घटी है। तो आप जांच करवा लीजिए या कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन परिस्थितियां वही हैं। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि यह निर्मम हत्या और इसके हत्या के दोषी, आप जानते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर ऑलरेडी वो इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित हैं, दूसरे राज्यों में, दूसरे राष्ट्रों में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद भी अमेरिका के साथ उनकी इतनी दोस्ती और उसके बाद भी अमेरिका ने उनका साथ दिया। कल हालांकि ये कह रहे थे, थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जब कल मीडिया से के सवालों का जवाब दे रहे थे तो इनको बेन्यामिन नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि मैंने ही बार बार कहा, मैंने ही दबाव डाला कि जल्दी से जल्दी ईरान पर हमला किया जाए। ये बात कल ट्रंप कह रहे थे। और अब उसके अलावा कह रहे हैं कि हम इस बीच देखिए गदर मिसाइल, जिस मिसाइल से, ये गदर मिसाइल है जिस मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत पर आज सुबह सुबह ईरान ने हमला किया है। गदर मिसाइल एक मीडियम रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM कहते हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसे सटीक हमले और तेजी से तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। गदर मिसाइल को डिजाइन किया गया है तेजी से और सटीक हमले के लिए। और यह गदर मिसाइल, इसी मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत पर, हिंद महासागर में जो तैनात था अमेरिकी युद्धपोत, उसको किया है। तलाइद एक स्ट्रेटेजिक, देखिए 2 मिसाइलें हैं, एक गदर है, एक तलाइद है। तलाइद एक स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो 1000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट तक पहुंचने में सक्षम है। यह एक स्मार्ट मिसाइल है जो मिशन के बीच में टारगेट बदल सकती है, जिससे इसकी स्ट्रेटेजिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं। तलाइद क्या है, तलाही क्या है, वो यहां पर बताया जा रहा है कि